स्वदेश में मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। अब अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे कि ग्लोबल मार्केट से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, साथ ही साथ खबरों के दम पर और ब्रोकरेज हाउस की नजर आज कहां होगी, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे और साथ ही साथ मार्केट में आज के लिए पहली रणनीति भी क्या होनी चाहिए ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन एशियाई बाजारों की शुरुआत इस वक्त देखें तो थोड़ी सुस्त शुरुआत यहाँ पर देखने को मिल रही है और हल्के लाल निशान में ओपनिंग होते हुए दिखाई दे रही है एशियाई बाजारों की भी। तो आज इसका रिएक्शन भारतीय बाजारों पर कैसा रहेगा ये भी हम आगे समझेंगे, क्योंकि कल का माहौल तो ऐसा था कि दिन भर उतार चढ़ाव रहा, लेकिन क्लोजिंग हमने कमजोरी के साथ ही दी और फेड की जो बैठक होने वाली है उसके पहले कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नर्वसनेस दिखाई दे रही है और कल सभी सेक्टरल इंडेक्स लाल निशान में ही बंद हुए थे आईटी को छोड़कर। तो आज के लिए भारतीय बाजारों के लिए संकेत किस तरह से दिख रहे हैं इस पर बात कर लेते हैं और शुरुआत करते हैं ग्लोबल मार्केट के संकेतों से। और प्रियंका मेरे साथ जुड़ चुकी हैं बताने के लिए। प्रियंका गुड मॉर्निंग, बताइए इस पर ग्लोबल मार्केट से संकेत कैसे दिख रहे हैं? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए ग्लोबल मार्केट्स के आप सिनारियो की बात करें तो यूएस मार्केट्स कल फिर से सेकेंड डे इस वीक में दोबारा दूसरे दिन फॉल देखने को मिला अहेड ऑफ द फेड बैठक। सो फेड मीटिंग से पहले जो नर्वसनेस है इंडियन मार्केट्स में नहीं यूएस मार्केट्स में भी देखने को मिली और इसके कई सारे रीजंस है। मैं आप दूसरे एसेट क्लास की बात कहूँ उससे पहले एक बार आपको थोड़ी सी वो बातें बता देना जरूरी है। यहाँ पे जो फेड की बैठक से निकलने की एंटिसिपेशन है, एक्सपेक्टेड है। देखिए दो तीन चीज़ें हैं। आपको याद होगा कि कल एक बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच का फंड मैनेजर्स का एक सर्वे आया था जिसमें बात की गई थी कि शायद इन्फ्लेशन ट्रांजिटरी हो सकती है। ये स्टेप जरूर इस तरह की बात इस बैठक में भी की जा रही है, लेकिन इसको लेकर स्टेप स्ट्रॉन्ग लेने की बात की जा रही है। फेड ऐसी बातें की जा सकती है कि शायद मोर रैपिड ट्रांजिशन हो सकती है पॉलिसी की, जिस तरह से हम ईज आउट की बात करते हैं कि शायद बॉन्ड बाइंग का जो ये कार्यक्रम है, जो टेपरिंग का जो प्रोग्राम है जो जून तक एक्सपेक्टेड खत्म होना था, वो शायद अब मार्च या उससे पहले भी एक्सपेक्टेड है कि शायद खत्म हो सकता है। तो ये एक की पॉइंट है। सेकंड, रेट हाइक्स के फोरकास्ट भी इस बैठक से निकल कर आने वाले हैं। ना सिर्फ 2022 में 23 में भी किस तरह के रेट हाइक्स हो सकते हैं, इसको लेकर भी एक कॉमेंट्री फोरकास्ट की आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस फेड मीटिंग में। सो बहुत सारे की ट्रिगर्स होंगे जिस पर बाजार नजर बनाए हुए हैं और जिसको लेकर क्लियरली नर्वसनेस मार्केट्स में कल भी दिखाई दी। थोड़ा जिटरी बाजार दिखे। नैस्डैक की बात करें, डाउ की बात करें, दोनों में 100 और पॉइंट्स की गिरावट थी। डाउ में, नैस्डैक लगभग 175 अंक गिरा। और इसी के साथ आप अगर एशियन मार्केट्स की बात करें तो वहां बहुत मिक्स क्यूज निकल कर आ रहे हैं। ब्रेंट क्रूड पर आप देखिए ओमिक्रॉन का जो एक कंसर्न है वो लगातार बना हुआ है। अब ब्रेंट क्रूड पर दबाव कल भी देखने को मिला और अब $73 के नीचे है ब्रेंट क्रूड, उसके पास है इनफैक्ट। सो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा। यस, लेकिन कल ना बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की एक रिपोर्ट में ये भी बात कही गई थी अगर यहाँ से टेपरिंग के क्यूज निकल कर आते हैं तो रिस्क ऑन एनवायरमेंट क्लियरली होगा और कहीं ना कहीं फ्लोज जो है वो बिटकॉइन में जाएंगे। और आप देखें तो क्रिप्टो करेंसी में कल रिकवरी देखने को मिली है, लगभग 3% की रिकवरी। सो राउंड अबाउट $48,000 के पास है बिटकॉइन का भाव। सो इंटरेस्टिंग सेटअप पूजा, बट यस वेट एंड वॉच। कल हम भारतीय बाजार रिएक्ट करेंगे आज, क्योंकि वेडनेसडे आज रात को वहां कमेंट्री निकल कर आएगी फेड की बैठक में क्या कुछ निकल के आया और बाजारों की नजर वाकई इस पर है। पूजा बिल्कुल, तो इससे तो यही सब निकल कर आ रहा है कि अब जो आगे फोकस रहेगा वो फेड की बैठक पे रहेगा, वहां पर क्या आउटकम आता है इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन उसके पहले देखिए एशियाई बाजारों जो ग्लोबल मार्केट के जो संकेत मिल रहे हैं वो फिलहाल थोड़े मिले जुले से मिल रहे हैं। एक बार आपको दिखा देते हैं SGX निफ्टी जो है वो अब हरे निशान में आने की कोशिश कर रहा है और इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। अब आगे मार्केट पर रणनीति समझेंगे, लेकिन एक बार ये भी देख लेते हैं कि FIs और DIs के आंकड़े क्या कह रहे हैं। FIs ने कैश मार्केट में बिकवाली तो की है, लगातार 20वें दिन बिकवाली देखने को मिली है, लेकिन ये जो आंकड़ा है वो काफी समय बाद थोड़ा 3 डिजिट्स में हम कह सकते हैं कि नजर आ रहा है। 760 करोड़ की बिकवाली कैश मार्केट में FIs की तरफ से देखी गई है। DIs ने कैश मार्केट में 425 करोड़ की खरीदारी की है। इंडेक्स फ्यूचर में बिकवाली करके गए हैं, 1657 करोड़ के आसपास की बिकवाली FIs ने इंडेक्स फ्यूचर में की है। लेकिन इंडेक्स ऑप्शन की अगर बात करें तो वहां पर भी भारी बिकवाली देखी गई है और ये जो आंकड़ा है
ये 3,254 करोड़ का आंकड़ा इस वक्त नजर आ रहा है। तो एफआईएस और डीआईएस की तरफ से भी हम देख रहे हैं कि जो बिकवाली एफआईएस की तरफ से भी जो बिकवाली का ट्रेंड है वो लगातार बना हुआ है। इस आंकड़े को कैसे समझना चाहिए, इस पर भी हम आगे बात कर लेते हैं। और बाजार पर रणनीति देने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद है रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा। अजीत, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। सबसे पहले तो बाजार पर आपसे रणनीति समझना चाहेंगे। कल काफी ज्यादा उतार चढ़ाव का माहौल था, लेकिन क्लोजिंग हमने नेगेटिव साइड पर ही दी। अब आगे के लिए क्या लग रहा है आपको, जिस तरह के क्यूज मिल रहे हैं और फेड बैठक भी है, उन सबको देखते हुए बाजार में थोड़ा कॉशियस रणनीति अपनानी चाहिए? गुड मॉर्निंग पूजा। तो पूजा देखिए, दो चीजें हैं। सबसे पहले कि कल के सेशन को अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं जब एक नेगेटिव सेंटिमेंट के साथ शुरुआत हुई, उसके बाद रेंज बाउंड सेशन रहा, तो कॉशन दिख रहा है पूजा। अभी यहाँ पे यूएस फेड की मीटिंग से पहले तो जो एक कंसर्न था रिलेटेड टू द वायरस, वो जरूर सबसाइड हुआ है, बट अब ये नया फैक्टर है जो कि अभी मार्केट को, पार्टिसिपेंट्स को एज पे रखा हुआ है। तो जैसे कि आज रात को इसका आउटकम आने वाला है, उसके बाद क्लैरिटी आएगी। और कल के जो डेटा भी अगर आप देखेंगे डीआईएस के, एफआईएस के, तो कहीं ना कहीं सबड्यूड रहे हैं। वही रीजन है कि एक वेट एंड वॉच की अप्रोच मार्केट लेके चल रहा है। बट जिस तरीके से कल क्लोजिंग हुई है, इंडिकेशन थोड़े से नेगेटिव साइड पे अभी भी है। और 17,150 मेरे हिसाब से मेक और ब्रेक लेवल है। उसके नीचे अगर हम गए तो प्रॉफिट टेकिंग दोबारा से एक रिज्यूम होगी और 17,000 तक की लेवल देखने को मिल सकते हैं। वहीं ऊपर 17,400 से लेकर 17,500 ये लेवल रेजिस्ट करेंगे इन निफ्टी। बैंकिंग इंडेक्स प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे भी हुई, बट सेलेक्टिव प्राइवेट बैंक्स अभी भी होल्ड कर रहे हैं। स्टॉक लाइक आईसीआईसीआई, वहाँ पे अभी भी ट्रैक्शन बना हुआ है। कुछ एक शॉर्ट स्टॉक्स लाइक एक्सिस, वहाँ पे भी अच्छा ट्रैक्शन बना हुआ है। बट एट द सेम टाइम एचडीएफसी लिमिटेड, कोटक, यहाँ प्रॉफिट टेकिंग बनी हुई है। तो ये देखते हुए बैंकिंग में भी थोड़ा सा मिक्स्ड एक इंडिकेशंस हैं। वहाँ पे 36,500 से लेकर 36,200 ये क्रिटिकल लेवल्स होंगे ऑन द डाउन साइड, और 37,100 से लेकर 37,500 ये रेजिस्टेंस करेक्ट रहेंगे। ठीक है। तो निफ्टी के लिए 17,500 ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है, और 17,150 के आसपास ये सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसके नीचे गया तो और भी कमजोरी देखने को मिल सकती है बाजार में। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी पर तो रणनीति आपको सुझा दी गई। अजीत, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति आज क्या अपना के चलें? देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक जैसे कि मेंटेन कर रहे हैं कि लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों साइड पे पोजीशन को रखिए जब तक कि मार्केट में एक डायरेक्शन नहीं मिलती है। तो आज में मेरी रिकमेंडेशन वही होगी कि आप एक स्टॉक को लॉन्ग साइड पे, एक स्टॉक को शॉर्ट साइड पे। तो इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस यहाँ काफी लंबे कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे एक कंसिस्टेंटली एक अपर बैंड के पास एक बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हो रहा है। कल के सेशन में भी अच्छी क्लोजिंग हुई है। कैश में आप स्टॉक को बाय करेंगे, आई गेस अभी भी एफएनओ बैंड में ही है स्टॉक है, तो आप उसको डिलीवरी बाय के लिए ही देखेंगे 252 के स्टॉप लॉस के साथ 295 तक के टारगेट्स के लिए। वहीं पे जो बैंकिंग स्पेस में अंडर परफॉर्म कर रहे हैं स्टॉक लाइक बंधन और आरबीएल, वहां पे आप शॉर्ट के लिए देखेंगे। तो आरबीएल बैंक में आज की रिकमेंडेशन होगी इन बैंकिंग स्पेस टू गो शॉर्ट इन 200 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 180 रुपए तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है। तो ये दो कॉल्स आ चुकी है। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस खरीदारी करने की राय 295 के टारगेट्स के लिए, और इसके अलावा बैंकिंग स्टॉक्स में भी आज दबाव देखने को मिल सकता है, तो वहां पर भी शॉर्ट पोजीशन की राय आपको सुझा दी गई है। रणनीति आपको वहां पर भी बता दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये रणनीति भी सुझाने के लिए। तो ये तो दो ट्रेडिंग कॉल्स हुई, लेकिन इसके अलावा भी कुछ कॉल्स हमें मिल रही हैं सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से, और इन्होंने अपने दोनों ही कॉल्स में खरीदारी करने की राय दी है। पहला स्टॉक है डिवीज लैब का, टारगेट 4890 का देख रहे हैं, स्टॉप लॉस होगा 4580 का। और इसके अलावा एचसीएल टेक हम देख रहे हैं, कल पूरा मार्केट कमजोर था, लेकिन आईटी शेयर जो चुनिंदा थे वो अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। एचसीएल टेक में 1200 के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, और 1140 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाइए। तो डिवीज लैब, एचसीएल टेक, आरबीएल बैंक में बिकवाली करिए, और इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस में खरीदारी करने की राय आपको दी जा रही है। तो ये तो बात हुई मार्केट पर रणनीति की, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि खबरों के दम पर आज एक्शन कहां पर देखने को मिल सकता है। और आज ये बताने के लिए डिम्पी कालरा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज खबरों के दम पर एक्शन कहां रहेगा?
मॉर्निंग पूजा। सबसे पहले तो आईपीओ मार्केट की चर्चा कर लेते हैं क्योंकि इनका सब्सक्रिप्शन कहाँ कहाँ कितना कितना पहुंच चुका है आपके सामने रखेंगे। एचपी एडेसिव ये एक टेप बनाने वाली कंपनी है और इसका 15 दिसंबर 2021 को आईपीओ खुला था। 17 तारीख इसकी आखिरी डेट, यानी कि आज से आईपीओ खुल रहा है। ये 262 से 274 का प्राइस बैंड है। लॉट 50 का है इसके अंदर और आप चाहें तो इसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। करीब 12 करोड़ रुपए का ओएफएस है। वैसे कुल मिला के इशू 125 करोड़ रुपए का है इसके अंदर। डाटा पैटर्न, आईपीओ का पहले दिन तक की सब्सक्रिप्शन जो है रिटेल की करीब 6 गुना तक हो चुकी है और कुल 3.5 गुना सब्सक्राइब हुआ है। तीसरा है मेड प्लस का आईपीओ, दूसरे दिन तक यानी कि सेकंड डे इसका आज, और इसमें रिटेल का पार्टिसिपेशन है वो 2 गुना हो चुका है और साथ ही इसमें जो क्यूआईपी पार्टिसिपेशन है वो 1% भी नहीं हुआ है। कुल मिला के ये 1.5% या 1.5 गुना से अब तक सब्सक्राइब हो चुका है। मेट्रो ब्रांड का आईपीओ आज आखिरी दिन तक यानी कि कल तक ये कुल मिला के 3.5 गुना सब्सक्राइब हो गया था और 1 गुना सब्सक्रिप्शन जो है इसकी रिटेल सेगमेंट में रही थी। तो ये 3-4 आईपीओज हैं जिसका मैंने आपके सामने डाटा रखा है। अब सीधा खबरों पे आ जाते हैं। फाइजर, पहले तो मूडीज ने A2 रेटिंग से इसको बरकरार रखा है, आउटलुक बदलकर इसका पॉजिटिव कर दिया। आपको ध्यान होगा फाइजर वैसे भी सुर्खियों में है क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि अगर उसकी 2 डोज लग जाती हैं तो ओमिक्रॉन जैसे खतरनाक वेरिएंट से भी आप बच जाएंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। लेकिन खैर ये खबर मूडी से जुड़ी है जो कि आउटलुक पॉजिटिव करती है। दूसरी है नेटको फार्मा। बोर्ड ने यूएस बेस्ड कंपनी का अधिग्रहण प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये डैश फार्मा है जिसका ये अधिग्रहण करेगी। कल इसके रेट भी आ गए थे, वे था 1.18 करोड़ डॉलर के आसपास की खरीदारी होगी और ये अपनी सब्सिडरी के जरिए करेगी। ये यूएस वाली सब्सिडरी है उसके जरिए खरीदारी होने वाली है। इसके अलावा एनबीएफसी कंपनीज पे आप फोकस रखिएगा। कल शाम को पीसीए फ्रेमवर्क जारी करने के नियम सामने आए हैं जो कि 1 अक्टूबर 2022 से लागू हो जाएंगे। ये 3 साल बाद एनबीएफसी के पीसीए नियमों की समीक्षा भी होगी। कुल मिला के प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस होते हैं जो आप पहले बैंक्स में देखते थे, जिसमें बैंक्स को और बैंक लोन देना या और फैसिलिटीज ब्रांचेस खोलना ये सब बंद हो जाता था। ऐसा एनबीएफसी पे भी आरबीआई का रेगुलेशन हो रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट खबर है जो कि आज सारी की सारी एनबीएफसी पर आपको ध्यान रखना होगा। एक है सीमेंस पे खबर आई है कि बैटरी उत्पादन के लिए इन्होंने एलजी एनर्जी के साथ एक करार किया है। ये इंपॉर्टेंट करार है क्योंकि बैटरी सेगमेंट को देख पा रहे हैं कि हर कंपनी इसमें कहीं ना कहीं करार कर रही है, ज्वाइंट वेंचर्स कर रही है। सीमेंस पे ध्यान रखिएगा। एचडीएफसी एएमसी गिफ्ट सिटी में सब्सिडरी बनाने के लिए इनको मंजूरी मिल गई है। गुजरात में है ये गिफ्ट सिटी, तो आप यहाँ पे एक सब्सिडरी बनाने की मंजूरी मिली है एचडीएफसी एएमसी के। पॉजिटिव खबर है। जीआर इंफ्रा पूर्वांचल एक्सप्रेस पूरा करने के लिए इनको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल गया है कि आप इसका कंप्लीट करेंगे और सुल्तानपुर जिले में इन्होंने प्रोजेक्ट को भी बनाया है। इसके अलावा एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर्स नाम की कंपनी जिसमें भारत में मोडीफेस और लॉरल के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेके आने वाली है, तो ये कंपनी भी काफी इंपॉर्टेंट है जिस पे आप ध्यान रख सकते हैं। बिल्कुल, तो ढेर सारी खबरें हैं जहां पर कि आपको नजर रखनी है। बहुत बहुत शुक्रिया रिम्पी सारी डिटेल्स देने के लिए। आईपीओ मार्केट में भी एक्शन बना हुआ है, ढेर सारे आईपीओ पर हमारी नजर है और आज खास करके एनबीएफसीज और फाइनेंस कंपनियां फोकस में रहेंगी। आरबीआई के एक बड़ा कदम और एनबीएफसीज को भी अब पीसीए फ्रेमवर्क में लाने की बात की जा रही है, उन पर भी इस तरह की सख्ती की जाएगी बैंकों की तरह। तो आज इसका जरूर असर इस सेक्टर पर देखने को मिलेगा। तो क्या करना चाहिए इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अब चलिए एक बार नजर डाल लेते हैं कि ब्रोकरेज हाउस के रडार पर आज कौन कौन से स्टॉक्स हैं, और ये बताने के लिए ख्याति मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। ख्याति, गुड मॉर्निंग। बताइए आज ब्रोकरेज हाउस की नजर कहाँ है? सबसे पहले तो देखते हैं एमएनएम पर। सीएलएसए ने एमएनएम पे खरीदारी की राय बरकरार रखी है। लक्ष्य रखा है 1220 रुपये का। यूवी, ट्रैक्टर, एलसीवी सेगमेंट्स में काफ़ी कंपनी के लॉन्च प्लान्स हैं और इसका आरओई भी 16% तक बढ़ सकता है। सीएलएसए ने जी पे खरीदारी की राय बरकरार रखी है। लक्ष्य रखा है 415 रुपये का। जब जी और सोनी का मर्जर हो जाएगा उसके बाद इसकी क्षमता बढ़ जाएगी और इसका मार्केट लीडरशिप भी आ जाएगी इस पोजीशन पे। इसके अलावा क्रेडिट स्विस ने श्रीराम ट्रांसपोर्ट पे आउट परफॉर्म की राय बरकरार रखी है। लक्ष्य का है 1775 का। हमको फोकस कंपनी रख रही है, इसमें क्या सिनर्जीज क्रिएट होगी। इसके अलावा सिटी ने आदित्य बिरला फैशन पे खरीदारी की राय बरकरार रखी है। लक्ष्य का है 320 रुपये का। कंपनी अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा रही है। इसके अलावा कंपनी ने कल ही रीबॉक इंडिया के राइट्स को एक्वायर किया है, इसकी वजह से इसकी ग्रोथ में और बढ़त दिखेगी। फिर सिटी ने आईटीसी पे न्यूट्रल राय बरकरार रखी है।
कल उसके एनालिस्ट डे की मीटिंग थी, उसके मैनेजमेंट के हिसाब से अभी भी इतना स्पेस है कि कंपनी मार्जिन बढ़ा सकती है। आखिरी में देखते हैं, जेपी मॉर्गन ने एलएनटी पे ओवरवेट की राय बरकरार रखी है, लक्ष्य रखा है 2300 रुपये का। ऑर्डर इनफ्लोज और सस्टेनेबली पिकअप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे ब्रोकरेज हाउस के रडार पर ये कुछ स्टॉक्स थे। आदित्य बिरला फैशन, श्रीराम ट्रांसपोर्ट लगातार ब्रोकरेज हाउस के रडार पर बना हुआ है, तो इन सभी स्टॉक्स पर नजर रखें। इसके अलावा आईटीसी भी फोकस में था, न्यूट्रल रहा है, लेकिन इस स्टॉक पर आज कुछ रिएक्शन देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया ख्याति ये सारी डिटेल्स देने के लिए। चलिए, ये तो बात हुई इक्विटी मार्केट की, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और कमोडिटी मार्केट में आज किस तरह का एक्शन एक्सपेक्टेड है ये भी समझ लेते हैं। और सचिन गुप्ता की तरफ से हमारे पास कुछ कॉल्स आई हैं चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से, और इन्होंने दो रणनीति सुझाई है आज के लिए। पहला तो कच्चे तेल में है, बिकवाली करने की राय दे रहे हैं। जो टारगेट सुझा रहे हैं वो 5250 का है, लक्ष्य होगा 5480 का। इनका मानना है कि कच्चे तेल में और भी कमजोरी देखने को मिल सकती है, तो 5400 के लेवल पर यहाँ पर बिकवाली करने की राय दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एल्यूमिनियम में पॉजिटिव रुझान है, इनका खरीदारी करने की राय दे रहे हैं 215 के लेवल्स पर। टारगेट जो दिख रहे हैं वो 218 के दिख रहे हैं, और स्टॉप लॉस लगाइए 213 रुपये 50 पैसे का। तो ये दो रणनीति आज कमोडिटी मार्केट में सचिन गुप्ता की तरफ से सुझाई गई है, तो इस पर भी आज आप नजर रखिए। लेकिन चलिए अब नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पर। अब बजट की भी तैयारी शुरू हो चुकी है और आज से प्री बजट मीटिंग्स की भी शुरुआत हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इंडस्ट्रीज और दूसरे नुमाइंदों से मिलकर मुलाकात करना अब शुरू करेंगे और इस पर आगे भी चर्चा करेंगे। तो क्या कुछ डिटेल्स निकल कर आ रही हैं अभी फिलहाल, इस पर बात कर लेते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी के पास। प्रकाश, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? प्री बजट मीटिंग शुरू होने वाली है, क्या कुछ हो सकता है, कहां पर नजर रखनी चाहिए? देखिए, वैसे तो आम बजट 2022-23 की औपचारिक शुरुआत पहले से हो चुकी है, जिससे कि पहले चरण में अलग अलग मंत्रालयों के साथ वित्त मंत्रालय की समीक्षा बैठक हुई है और अगले बजट से उनकी क्या मांगे हैं वो सौंपी गई हैं। लेकिन दूसरे चरण की औपचारिक शुरुआत जो है वो कल से हो रही है, जिसके तहत प्री बजट कंसल्टेशन मीटिंग्स होंगी अलग अलग इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ वित्त मंत्री की, जिसमें करीब करीब 10 बैठकें होंगी, जिसकी शुरुआत कल से हो रही है और ये 1 हफ्ते तक ये बैठकें चलेंगी। इंडस्ट्री इन बैठकों के दौरान जो है अपनी मांगे वित्त मंत्री के सामने इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स रखेंगे, साथ ही साथ अपने सुझाव भी देंगे। अलग अलग सेक्टर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ भी बैठकें होंगी, जिसमें आगामी बजट की क्या रूपरेखा होनी चाहिए, इस तरह के सुझाव जो है वित्त मंत्री जो है उनसे मांग सकती हैं। कल की बैठक जो है वो 3 बजे शुरू होगी, वर्चुअल तरीके से ये बैठक होगी। और कल की बैठक जो है एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है, जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर के एक्सपोर्ट्स इसमें शामिल होंगे। एग्री प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं पहली बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। ये बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि सरकार एग्री रिफॉर्म्स की अगर आप बात करें तो जो 3 कानून लेकर आई थी उसको पहले ही वापस ले चुकी है, संसद ने उसको मंजूर भी कर लिया है। लिहाजा अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार एग्रीकल्चर सेक्टर में किस तरह के रिफॉर्म के साथ यहाँ से आगे बढ़ेगी, कैसे निवेश को बढ़ाएगी, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर में, स्टोरेज सिस्टम में नई टेक्नोलॉजी की बात सरकार कर रही है, प्राइवेट पार्टिसिपेशन की बात सरकार करते हुए आई है। लिहाजा अब ये देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ से सरकार एग्रीकल्चर सेक्टर में किस तरह के रिफॉर्म्स को लेकर आगे बढ़ती है, क्योंकि सरकार का टारगेट ये भी है कि फार्मर्स इनकम को डबल करना है। लिहाजा किस तरह के निवेश रोड मैप के साथ सरकार आगे बढ़ेगी, ये काफ़ी दिलचस्प होगा देखना कि उसकी क्या रूपरेखा होती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो वर्चुअल तरीके से ये बैठक होगी और इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों से वित्त मंत्री बैठक करना शुरू कर देंगी और इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी कि क्या कुछ अपडेट और डेवलपमेंट पर बात की जा रही है। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अब ग्लोबल कंपनियों में भारतीय सीईओ की जो श्रेणी थी उसमें अब एक और नाम शामिल हो चुका है, लीना नायर का। उनके बारे में हम आपको थोड़ी जानकारी दे देते हैं। भारतीय मूल की लीना नायर फ्रांस के लग्जरी ग्रुप शनेल की ग्लोबल सीईओ बन चुकी हैं।
52 साल की लीना नायर फिलहाल यूनिलीवर में CHRO के तौर पर काम कर रही थी और लीना की जो शुरुआती पढ़ाई महाराष्ट्र में ही हुई थी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत HUL में मैनेजमेंट ट्रेनी के तौर पर की थी और 2016 में वो चीफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफिसर भी बनी थी। लीना नायर इंदिरा नूई को अपना रोल मॉडल मानती हैं और बता दें कि पिछले महीने ही भारतीय मूल के पराग अग्रवाल भी ट्विटर के CEO बने थे। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए क्योंकि खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।